और फिर पूरे घर में फिर से सन्नाटा छा गया। एक लंबी, गहरी और बहुत ठंडी सांस की आवाज। तभी कांच पर किसी चीज ने हल्की सी चोट की और फिर उसे दो बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दी। यह कहानी है करीब 45 साल पुरानी, कोंकण के एक छोटे से गांव की। गांव का नाम था वडघर। उस वक्त कोंकण के ज्यादातर गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी। सूरज ढलते ही पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता था। रोशनी का सहारा बस लालटेन, मिट्टी के दिए और चूल्हे की आग। गांव की बात ही कुछ और थी। दिन में जैसे कोई जन्नत। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे नारियल और सुपारी के पेड़, लाल मिट्टी की पगडंडियां, दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत। बच्चे गलियों में खेलते, औरतें आंगन में काम करती, आदमी खेतों में मेहनत करते। लेकिन जैसे ही शाम ढलती सब कुछ बदल जाता था। हवा जब नारियल के पेड़ों से टकराती तो ऐसा लगता मानो कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। झींगुरों की आवाज, दूर कहीं उल्लू की चीख, कुत्तों का अचानक भौंकना और बीच बीच में किसी सूखी डाली के टूटने की आवाज। पूरा माहौल ही ऐसा हो जाता कि अकेले रहना मुश्किल हो जाता। गांव के बिल्कुल किनारे एक पुराना कौलारू घर था, बाकी घरों से थोड़ा अलग। पहली बात, ये घर गांव से कुछ दूर था, आखिरी मोहल्ले के बाद भी करीब 100-150 मीटर आगे। दूसरी बात, इस घर के चारों तरफ घने पेड़ थे। अंबा, जामुन और कटहल के पेड़ इतने घने कि दिन में भी वहां छांव ज्यादा और रोशनी कम होती। तीसरी बात, घर के पीछे एक छोटा सा जंगल था जहां शाम होते ही कोई ना कोई जानवर घूमने आ जाता। और चौथी बात, इस घर का बिल्कुल पिछला हिस्सा थोड़ा टूटा फूटा था, जैसे सालों से कोई उसे ठीक करना ही भूल गया हो। उस घर में रहता था रमेश और उसकी पत्नी कविता। रमेश एक साधारण किसान था, कविता बहुत ही शांत और सरल स्वभाव की औरत। रमेश, आज रात बैठक है क्या? हाँ, गणेश उत्सव की तैयारी को लेकर। अकेली रहूंगी मैं। 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा, चिंता मत करो। उस घर में अकेले रहने का मन नहीं करता। तो सामने काका के घर चली जाना, अगर डर लगे तो। अच्छा, जल्दी आना। वो रात सर्दियों की रात थी। शाम के सिर्फ 7 बजे थे, लेकिन अंधेरा ऐसा था जैसे आधी रात हो गई हो। आसमान में घने बादल, चांद कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ठंडी हवा इतनी तेज कि पेड़ों की टहनियां टूट कर गिर रही थीं और दूर कहीं कोई कुत्ता लगातार भौंक रहा था। रमेश ने अपनी पुरानी जैकेट पहनी, लालटेन उठाई और एक भारी छड़ी भी ले ली, जंगली जानवरों से बचने के लिए। रमेश, तुम्हारे बिना मुझे डर लग रहा है। अरे, मैं तो बस 2 घंटे के लिए जा रहा हूँ। पता नहीं, आज मन बहुत घबरा रहा है। देख, अगर जरा भी डर लगे तो तुरंत काका के घर चली जाना। ठीक है। खाना मत बनाना, मैं आकर बनाऊंगा। नहीं, मैं बना लेती हूँ, तुम आओ तो खा लेना। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना। रमेश घर से बाहर निकला। कुछ दूर तक उसकी लालटेन की रोशनी दिखती रही, फिर धीरे धीरे वो रोशनी भी अंधेरे में गायब हो गई। कविता ने धीरे से दरवाजा बंद किया। लकड़ी के दरवाजे के बंद होते ही पूरा घर एकदम शांत हो गया। बस कभी कभी हवा के झोंके से दरवाजे की आवाज और कहीं कोई चूहा छत पर दौड़ता, बस इतनी ही आवाजें थीं। कविता ने बड़ी गहरी सांस ली और वो घर के पीछे बने रसोई घर में चली गई। रसोई घर बिल्कुल पुरानी शैली का था। बीच में मिट्टी का बड़ा चूल्हा, पास में सूखी लकड़ियों का ढेर, दीवार पर तांबे और पीतल के बर्तन, एक कोने में मिट्टी के बर्तन और ठीक ऊपर खपरेल की छत। छत के बीच में एक छोटा सा पारदर्शी कांच लगा था, करीब 10-12 इंच का चौकोर कांच। दिन में उसी कांच से सूरज की रोशनी आती और चूल्हे का धुआं भी उसी रास्ते बाहर निकलता। लेकिन रात में उस कांच के उस पार सिर्फ काला आसमान और कभी कभी बादल।
कविता ने चूल्हे में लकड़ियां रखीं और कुछ ही देर में आग जल उठी। लकड़ियों के जलने की आवाज पूरे रसोई घर में गूंजने लगी। चूल्हे की लाल पीली रोशनी दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां बना रही थी। कविता ने सब्जी काटनी शुरू की। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगा। क्या बात है, मुझे बड़ी होकर भी बच्चों की तरह डर रही हूँ। रमेश आएगा तो हंसी उड़ाएगा मेरी। कुछ नहीं होता, बस मैं ही बहुत सोचती हूँ। लेकिन जैसे ही उसने ये बात कही, उसी पल ऊपर से एक हल्की सी आवाज आई। कविता का हाथ वहीं रुक गया। चाकू हाथ में था, लेकिन हाथ कांप रहा था। उसने धीरे धीरे सिर उठाकर ऊपर देखा। कांच के उस पार सिर्फ अंधेरा। सिर्फ 5 सेकंड बाद एक और आवाज, इस बार पहले से कहीं ज्यादा भारी। ऐसा लगा जैसे किसी ने छत पर पूरा पैर रख दिया हो। कविता की सांसें रुक गई। उसने चाकू नीचे रखा, कान लगाकर सुनने लगी, और फिर कदमों की आवाज। कोई धीरे धीरे उस कांच की तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ खपरेल की छत चरमरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी इंसान बहुत संभल कर बहुत धीरे चल रहा हो। ये क्या था? बंदर होगा या कोई और जानवर? कविता ने चूल्हे के पास रखा लोहे का चिमटा उठा लिया। करीब 2 फुट लंबा, भारी। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। पूरा रसोई घर अब पहले से भी ज्यादा शांत था। यहां तक कि चूल्हे की आग की आवाज भी कम हो गई थी, जैसे आग भी उस आवाज को सुन रही हो। अचानक वो कदमों की आवाज ठीक कांच के ऊपर आकर रुक गई। एक जोरदार चरमराहट, जैसे कोई वहीं खड़ा हो गया हो, और फिर पूरे घर में फिर से सन्नाटा छा गया। इतना गहरा कि कविता को अपनी ही सांसें सुनाई देने लगी। कुछ सेकंड बीते, ऊपर से कोई आवाज नहीं आई। कविता ने धीरे से राहत की सांस ली। शायद जो भी था वो चला गया। उसने चिमटा नीचे रखा, और जैसे ही वो वापस चूल्हे की तरफ मुड़ी, उसी पल एक लंबी, गहरी और बहुत ठंडी सांस की आवाज। वो आवाज ठीक उसके सिर के ऊपर से आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कांच के दूसरी तरफ मुंह लगाकर धीरे धीरे सांस ले रहा हो। कविता के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत करके बहुत धीरे धीरे ऊपर देखा, लेकिन वहां अब भी सिर्फ अंधेरा, कोई नहीं। ये क्या? हे भगवान, रक्षा करना। कविता ने भगवान का नाम लिया और फिर नीचे देखने लगी। तभी कांच पर किसी चीज ने हल्की सी चोट की, जैसे कोई टिपटिपी के बल खड़ा हो और अपनी उंगलियों से कांच को थपथपा रहा हो। कविता ने फिर ऊपर देखा, और इस बार कांच पर 5 लंबी उंगलियों की परछाई। वो उंगलियां बिल्कुल इंसान जैसी थीं, लेकिन बहुत लंबी, अस्वाभाविक, और उनके नाखून किसी जानवर के पंजों की तरह नुकीले। नहीं, ये क्या है? कविता के हाथ से चिमटा लगभग गिर गया। वो डर के मारे 2 कदम पीछे हटी, लेकिन कुछ ही पल में वो उंगलियां गायब हो गईं, जैसे कभी थी ही नहीं। कविता ने सोचा अब यहां नहीं रुकना। उसने चाकू, सब्जी सब कुछ वहीं छोड़ दिया और धीरे धीरे पीछे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। हर कदम उठाते वक्त उसे लग रहा था जैसे कोई उसे पीछे से देख रहा हो। उसने हिम्मत करके बिना पीछे देखे दरवाजे की कुंडी पकड़ी, लेकिन तभी कांच पर लगातार 3 दस्तकें, एक एक करके, धीरे धीरे, जैसे कोई ऊपर से अंदर आने की इजाजत मांग रहा हो। कौन है? उसी समय कांच के पीछे कुछ धीरे धीरे हिलने लगा। पहले कुछ लंबे काले बाल दिखाई दिए। वो बाल झूल रहे थे, जैसे कोई नीचे झुका हो। फिर एक सफेद धब्बा जो धीरे धीरे और नीचे आ रहा था। कविता की सांसें रुक गईं। वो बिना पलक झपकाए उसी तरफ देखती रही, और फिर उसे 2 बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दी। वो आंखें सीधे उसी को देख रही थी, बिना पलक झपकाए, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई मूर्ति हो, लेकिन मूर्ति नहीं, वो जीवित थी। और फिर पूरा चेहरा पूरा सफेद, बिल्कुल बेजान, बिखरे हुए लंबे बाल, माथे पर बड़ी लाल बिंदी, गालों पर कुछ काला सा निशान, और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। ये क्या है? भगवान बचाओ, ये कौन है? कहां से आई?
अचानक उस सफेद चेहरे ने अपना सिर एक तरफ झुकाया, फिर दूसरी तरफ। ऐसा करते समय उसकी गर्दन से हड्डियां चटकने जैसी आवाजें आईं, जैसे उसकी गर्दन में कोई हड्डी ही ना हो। कविता डर के मारे वहीं जम गई और तभी उस सफेद चेहरे ने धीरे धीरे अपने होंठ खोले और बहुत धीमी गहरी आवाज में कहा, कविता, मेरा नाम? उसे मेरा नाम कैसे पता? तू कौन है? अगले ही पल उस सफेद चेहरे की मुस्कान और चौड़ी हो गई। ऐसा लगा मानो उसके होंठ अब कानों तक जा रहे हो। फिर उसने अपने लंबे नाखून कांच पर रख दिए और पूरे कांच पर नाखून घसीटने शुरू कर दिए। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि कविता ने दोनों कान बंद कर लिए। आवाज और तेज होती चली गई और तभी उस सफेद चेहरे ने पूरी ताकत से कांच पर हाथ मारा। पूरा कांच जोर से कांप उठा। नहीं नहीं, रुको, बचाओ, कोई बचाओ। कविता डर के मारे पीछे गिर पड़ी। उसके हाथ से पीतल का बर्तन छूटकर जमीन पर गिरा। उसने कांपते हुए दोबारा ऊपर देखा और इस बार जो उसने देखा उसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाई। वो औरत छत से उल्टी लटकी हुई थी। उसके दोनों हाथ खपरेल को कसकर पकड़े हुए थे। उसका चेहरा कांच से बिल्कुल चिपका हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बिना पलक झपकाए कविता को घूर रही थी और फिर उसने अपना मुंह खोला। एक ऐसी आवाज निकली जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। तू अकेली है, कोई नहीं बचाने वाला। कविता की हिम्मत जवाब दे गई। उसे समझ आ गया अगर वो एक पल भी यहां रुकी तो शायद कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगी। वो पूरी ताकत से उठी और पीछे वाले दरवाजे की तरफ भागी। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी। पत्थर, कांटे, कीचड़ कुछ भी उसे रोक नहीं पाया। वो बस भागती रही, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे अपने पीछे किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देने लगी। वो जितना तेज भागती आवाज भी उतनी ही तेज हो जाती। एक बार उसने हिम्मत करके पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। नहीं नहीं, मुझे निकलना है। ये मेरा पीछा कर रही है। भगवान, मुझे बचाओ। अब उसके सामने काका का घर दिख रहा था। वो पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगी। काका, दरवाजा खोलिए, बचाइए मुझे। अंदर से आवाज आई, कौन है? मैं कविता, जल्दी खोलिए। दरवाजा खुलते ही कविता अंदर गिर पड़ी। वो कांप रही थी। उसके मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, वो छत पर थी, वो मुझे देख रही थी, वो मेरा नाम ले रही थी। काकी ने उसे पानी पिलाया। काका ने तुरंत गांव के मांड में खबर भेजी। कुछ देर बाद रमेश और गांव के कई लोग लाठियां, मशालें और एक पुरानी बंदूक लेकर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली। रसोई वैसी ही थी, चूल्हा अब भी जल रहा था, बर्तन जमीन पर बिखरे पड़े थे, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं था। फिर गांव वाले छत पर चढ़े, लेकिन छत पर चढ़ने से पहले सबके चेहरे पर डर था। आखिरकार कुछ जवान लोग छत पर चढ़े। हर कोना देखा, हर खबरेल हटाकर देखी, लेकिन वहां भी कोई नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा शायद डर की वजह से कविता को भ्रम हुआ होगा। तभी एक बुजुर्ग ने मशाल की रोशनी कांच पर डाली और अगले ही पल सबके चेहरे का रंग उड़ गया। कांच के बाहर धूल जमी थी। उस धूल पर 2 हथेलियों के साफ निशान, लेकिन वो इंसान के हाथ नहीं लग रहे थे। उंगलियां असामान्य रूप से लंबी और कांच पर गहरे नाखूनों की खरोंचें। उस रात के बाद कविता कई दिनों तक तेज बुखार में रही। वो रात में अचानक उठकर चीखने लगती। गांव वालों ने झाड़ फूंक करवाया, बाबा आए, तावीज दी, मंत्र पढ़े, लेकिन कविता को पूरा आराम नहीं मिला। करीब 2 महीने बाद धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार हुआ, लेकिन वो रात उसके दिमाग से कभी नहीं गई। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा गोविंद, जिनकी उम्र 90 साल से ऊपर थी, उन्होंने रमेश को एक कोने में बुलाया और धीमी आवाज में एक पुरानी बात बताई। आज से करीब 50 साल पहले इसी घर में एक औरत रहती थी। उसका नाम था चंद्रा। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन गांव वालों का उससे कुछ अच्छा नहीं था। उन्हें लगता था कि वो कोई जादू टोना करती है।
फिर एक रात वो अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। गांव वालों ने कई दिनों तक उसे ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वो औरत मरी कैसे, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन कि जिस रात वो गायब हुई, उसी रात से इस घर की छत पर रात के अंधेरे में किसी के चलने की आवाजें आने लगीं। पहले लोगों ने इसे वहम समझा, लेकिन फिर कई लोगों ने छत पर भारी कदमों की आहट सुनी। कुछ लोगों ने गुर्राने की आवाज सुनी। बाबा गोविंद की बातें सुनकर रमेश के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि उस रात कविता ने जो देखा वो कोई भ्रम नहीं था। उस घटना के कुछ दिनों बाद रमेश ने बड़ा फैसला लिया। उसने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी कोंकण के बुजुर्ग लोग यही कहते हैं कि अगर कभी कोंकण के किसी पुराने कौलारू घर में रात बिताने का मौका मिले और चूल्हे के ऊपर से किसी के सांस लेने की आवाज आए, तो चाहे कुछ भी हो जाए, ऊपर मत देखना, क्योंकि हो सकता है इस बार वो किसी और को नहीं बल्कि तुम्हारा ही इंतजार कर रही हो।